हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ज्योत्सना एंड वेलकम टू यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल लर्न विद ज्योत्सना। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर, जिसमें गाइस आज की क्लास में हम लोग मैकाले मिनट्स को पढ़ेंगे, जो कि बीएड एग्जामिनेशन यानी बीएड सेकेंड ईयर पार्ट 2 का एक जो फर्स्ट यूनिट में है, इसका ही एक चैप्टर है। चैप्टर क्या कह सकते हैं, एक टॉपिक है जहाँ से हमारे एजुकेशन सिस्टम में काफ़ी कुछ चेंजेस होते हैं। तो ये मैकाले मिनट्स है, जिसकी वजह से ही आज हम इंग्लिश एजुकेशन को पढ़ पा रहे हैं। और इंग्लिश कह सकते हैं कि हमारी शिक्षा में जो इंग्लिश है वो सिर्फ़ और सिर्फ जो मैकाले साहब हैं उनकी वजह से इंग्लिश हमारी एजुकेशन में आज है। इसके पहले इंडियंस लोग क्या करते थे, अपनी प्राचीन भाषाओं को यूज़ करते थे, जो उनकी हिंदी लैंग्वेज है और अदर लैंग्वेज है इंडियंस की, वही वो यूज़ करते थे। और वो जो इंटरनेशनल ग्लोबली तौर पर वो क्या थे, बिल्कुल भी विकसित नहीं थे और वो अपने आप को डेवलप भी नहीं कर पा रहे थे। तो यहाँ से हमारी शिक्षा व्यवस्था को कुछ एक नया मोड़ मिलता है। इसके पहले जो था हमारी एजुकेशन, उसमें सबसे पहले हमारा वैदिक काल था। वैदिक पीरियड में वही उपनयन संस्कार वगैरह हुआ करते थे। और क्या बोलते हैं आपको, गुरु शिक्षा लेने के लिए गुरु के आश्रम में जाया करते थे। वृक्ष के नीचे शिक्षा दी जाया करती थी और कठोर नियमों को मानना पड़ता था और एक नैतिक मोरल एजुकेशन दी जाती थी, जिसका हमारी रियल लाइफ में व्यवसायिक लेवल पर तो कोई यूज़ होता ही नहीं था। खाली हम शिक्षित होकर क्या करते थे, सभ्य मानव का समाज का निर्माण कर पाते थे। और उसके बाद हमारा जो आया बुद्धिस्ट में क्या हुआ, उसमें भी सेम यही था, जिसमें आपका जो होता है वो बुद्धिस्ट में आपका कह सकते हैं इसको कौन सा संस्कार, पवज्जा संस्कार करवाया जाता था। फिर छात्रों को एडमिशन दिया जाता था, उसमें भी यही चीज़ें सिखाते थे भाई कि किसी का बुरा नहीं करना है, शुद्ध आचरण रखना है, असत्य भाषण नहीं देना है और असमय भोजन नहीं करना है, मादक पदार्थों का सेवन भी नहीं करना है, किसी की निंदा नहीं करना है और फालतू किसी को लूट खसोट कह सकते हैं कि जो हमारी प्रीशियस चीज़ें हैं, बहुमूल्य चीज़ें हैं, वो दान में नहीं लेना है। उसके साथ ही साथ नृत्य संगीत आदि को भी वो लोग पसंद नहीं करते थे शिक्षा लेने वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो ये सब हुआ करता था। उसके बाद फिर हमारा आया था मुस्लिम पीरियड, जिसमें क्या हुआ, इस्लामिक काल आया, जिसमें हमारे लेडीज़ वुमेंस एजुकेशन को भी थोड़ा बहुत प्रमोट किया गया। और इसकी सबसे बड़ी जो हमारी कह सकते हैं सबसे बड़ी जो मुस्लिम पीरियड में सबसे बड़ी एजुकेशन का क्या रहा, अरबी फ़ारसी से उन्होंने जो इन लोगों की भाषा है उसको प्रमोट किया, फ़ारसी भाषा का उदय हुआ। और उसके साथ ही साथ कुछ ऐसी वुमेंस भी हुई जो जैसे आपकी रजिया सुल्तान हुई, इस तरीके की कुछ वुमेंस हुई। और ये लोग कौन सा संस्कार करवाया करते थे, तो ये आप सभी को पता होगा कि ये लोग बिस्मिल्लाह संस्कार करवाया करते थे उन बच्चों के लिए जो कि एडमिशन लेकर पढ़ने जाने वाले हैं अपने किसके पास, जिसको बोलते हैं गुरु को इन लोग क्या बोलते हैं, ये लोग अपने गुरु को कहते थे क्या बोलते हैं, उस्ताद कहते थे और मुल्ला वगैरह, इस तरीके से उनके गुरु को नाम दिया जाया करता था। और मकतब मदरसों में ये लोग एजुकेशन लेते। फिर इसके बाद धीरे धीरे फिर क्या हुआ भाई, इसके बाद ये हुआ कि अंग्रेज़ों ने मुस्लिम के बाद अंग्रेज लोग, ब्रिटिश आए हमारे भारत में, ब्रिटिश आए तो ब्रिटिशों ने भी अपनी तरीके से भाई भारत को चलाया। भारत तो हमेशा किसी न किसी की गुलामी का ही शिकार रहा है और भारतीय लोग हमेशा क्या रहे हैं, दूसरों पर ही डिपेंड रहे हैं, उनका कुछ अस्तित्व नहीं रह पाया है। तो फिर यहाँ से हमारा मैकाले हुए, जो आप जानते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। सबसे पहले जो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, उन्होंने क्या किया, जब वो आए थे, लास्टली आए थे जब इंडिया में, उन्होंने जब हमारे उसको भारत को कह सकते हैं कि उन्होंने स्वतंत्र कराने के लिए जब उन्होंने बोला था, तो उस टाइम पे इन्होंने ये एजुकेशन पे भी एक वो लिया था। तो इन्होंने क्या किया, हम लोग देखते हैं इस टॉपिक में, प्राचीन पाश्चात्य विवाद के निम्नलिखित विवाद हैं, जो कि इस प्रकार हैं। कुछ यहाँ से देखते हैं, ये मुझे इम्पोर्टेंट्स लगा तो मैंने इसे डिस्कस करना चाहा। सन 1813 में आज्ञा पत्र की 43वीं धारा थी। आज्ञा पत्र यानी कि ईस्ट ऑफ इंडिया कंपनी जो हुआ करती थी, उसमें आज्ञा पत्र की 43वीं धारा ने क्या किया, भारतीयों की शिक्षा की व्यवस्था का उत्तरदायित्व कंपनी पर रख दिया। उन्होंने बोला इंडियंस की एजुकेशन रहेगी, वो भी कौन डिसाइड करेगा, कंपनी, यानी कि कौन सी कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, और उसे उसकी शिक्षा पर प्रतिवर्ष
और उस सबसे मेन पॉइंट निकल कर के आया, एजुकेशन पर इनको कितना व्यय करना है और पर ईयर कितना व्यय करना है, 1 लाख का अमाउंट ये लोग पर ईयर क्या करेंगे, एजुकेशन पर खर्च करेंगे, ऐसा कहा गया। तो आगे 1813 में ये आया, जिसको हम लोग मैकाले मिनट्स बोलते हैं। ये तो 1835 में आया, लेकिन आज्ञा पत्र कब आया, 1813 में। और क्या बोला गया इसमें कि आपको 1 लाख की राशि दी जाएगी और आपको क्या करना है, शिक्षा पर व्यय करना है। किंतु धारा ने इस बात का स्पष्टीकरण नहीं किया, कि धनराशि किस प्रकार शिक्षा पर व्यय की जाए। इस बात को ये लोग डिस्क्राइब नहीं कर पाए कि धनराशि को हमें कैसे एक्सपेंड करना है, कहाँ किस पक्ष पर हमें ज़्यादा धनराशि व्यय करना है, कौन सा इम्पोर्टेंट है। अब इस प्रश्न को लेकर कंपनी के कर्मचारियों में शिक्षा के रूप में विवाद उठ खड़ा हुआ, यानी सब लोग विवाद की स्थिति पैदा हो गई। इसको ही प्राच्य पाश्चात्य विवाद कहते हैं। इसको ही हम लोग क्या कहते हैं, प्राच्य पाश्चात्य विवाद। यानी हुआ क्या, प्राच्य यानी हम लोगों को कहा जाता है, इंडियंस लोगों को। हमारी कल्चर्स क्या है, बहुत ही पुरानी कल्चर्स है, और हमारी कल्चर ऐसी है जिसमें कई धर्म के, कई जाति के, कई कह सकते हैं कई रंग रूप के, कई कल्चर को मानने वाले लोग, संस्कृति के लोग एक ही साथ में मिलकर रहते हैं। और हमारी संस्कृति, भारतीय संस्कृति जो है वो बहुत ही प्राचीन है, इसलिए हमारी संस्कृति को कहा गया है प्राचीन संस्कृति। और पाश्चात्य यानी कि जो विदेशी भाषाएं हैं, विदेशी भाषाओं को पाश्चात्य लैंग्वेज, वेस्टर्न कल्चर बोला था। तो प्राच्य और हमारी इंडियन और विदेशियों के बीच जो विवाद होना स्टार्ट हो गया कि भाई व्यय कहाँ करें और किस तरीके से करें 1 लाख रुपए का, ठीक है। तो इसको बोला गया है प्राचीन पाश्चात्य विवाद। आगे देखते हैं, अब अंग्रेजी के पक्ष में तर्क हुआ क्या। आज्ञा पत्र की 43वीं धारा की व्याख्या करने के बाद मैकाले ने प्राच्य शिक्षा साहित्य का प्रबल खंडन और क्या किया, प्रबल खंडन करना स्टार्ट किया। हुआ क्या कि जब 10 जून, आपको मैं बता दूं हुआ क्या कि 10 जून को क्या हुआ, 10 जून 1834, सन भी आप लोग याद रखिएगा, 10 जून 1834 में गवर्नर जनरल की काउंसिल हुई। उसमें क्या हुआ, गवर्नर जनरल की जो काउंसिल हुई, उसमें काउंसिल का कानूनी सदस्य बनकर कौन आया, मैकॉले आया। मैकॉले इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश। कह सकते हैं वो ही भारत में इंग्लिश लाने वाला व्यक्ति है, और उसी की वजह से आज हम लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं, इंग्लिश इतना प्रमोट हो पाए। तो 10 जून को, ये डेट आप याद रखेंगे, 10 जून 1834 को क्या हुआ, गवर्नर जनरल की जब काउंसिल हुई, उसमें मैकॉले क्या बन के आया, सदस्य बनकर आया कानून। वह क्या था, जो मैकॉले व्यक्ति था, मैकॉले क्या था, उसे अंग्रेजी भाषा, इंग्लिश भाषा का और संस्कृति, कल्चर का वो प्रकांड विद्वान था। और वह जब पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक चार्ल्स के विचारों से बहुत ही ज़्यादा क्या था, इन्फ्लुएंस था, यानी प्रभावित था। कौन थे, एक जो चार्ल्स नाम के व्यक्ति थे, वो कौन थे, वो पाश्चात्य यानी वेस्टर्न कल्चर से, वेस्टर्न एजुकेशन से बहुत ही ज़्यादा प्रमोट करते थे, उसे समर्थन देते थे। उसका ही क्या था, चेला था, कह सकते हैं हम लोग क्या था, चेला था, वो भी समर्थक था उनका, ठीक है। फिर हुआ क्या कि जब वो 10 जून 1834 को आया, तो उसने क्या किया, वो भी भाई क्या था, वेस्टर्न कल्चर का बहुत ही प्रकांड विद्वान था। उसने क्या किया, अंग्रेजी के पक्ष में फिर अपने तर्क देना स्टार्ट करने लग दिए, ठीक है। तो उसने अपने तर्क देना स्टार्ट करने लगे। अब यहाँ से देखते हैं कुछ आज्ञा पत्र की, ये हो गया। पहले मैकॉले ने भारतीय भाषाओं को अध्ययन के लिए पूर्णतः निरर्थक और उपयोगी, यहाँ से देख लीजिए, उसने क्या कहा, इंडियन कल्चर की जिस चीज़ को बल देते हैं इंडियंस, उसको बिल्कुल यूजलेस बताया। क्या बताया, फालतू बताया, बकवास बताया, ठीक है, सबसे बड़ी बात। दूसरी चीज़ उसने लिखा, भारत के निवासियों में प्रचलित देसी भाषाओं में साहित्य और संस्कृति ज्ञानकोश का अभाव है। इनके पास क्या है, देसी भाषाओं में साहित्यिक और वैज्ञानिक ज्ञानकोश का अभाव है। कहने का मतलब इनके पास ज्ञान का अभाव है। इतनी अविकसित और गवारू, सबसे मेन लाइन उसने बोला, इतनी अविकसित और गवारू भाषाएं जो है इंडियंस लोगों की है कि जब वह उनको महाभंडार से संपन्न नहीं किया जाए। यानी कि कहने का मतलब जो है, आपकी जो रामायण है, भागवत है, गीता है, जो आपके वेद पुराण हैं, वेदास हैं, पुराण हैं,
और जो आपके क्या कहते हैं ये सब चीज़ें जो हैं वो क्या हैं, एकदम अविकसित हैं। और जब तक इनको वेस्टर्न कल्चर से सुशोभित नहीं किया जाएगा, ये पूरी तरह से यूज़लेस हैं, ये पूरी तरह से कुछ काम की नहीं है। और आप लोगों का, इंडियंस लोगों का इससे उद्धार नहीं होने वाला, ऐसा उसने कहा। फिर क्या कहा उसने, अविकसित गवारू कहा। उसके बाद बोला उसने महाभंडार से इसको जब तक संपन्न नहीं किया जाए, जब तक इसका कुछ नहीं हो सकता। जब तक उसमें किसी भी महत्वपूर्ण पुस्तक को कह सकते हैं, उसने क्या बताया, यूजलेस बताया। फिर इसके बाद उसने क्या बोला, इसके बाद उसने कहा भारतीय भाषाओं की निरर्थकता सिद्ध करने के पश्चात फिर आगे उसने क्या बोला, अरबी, फारसी और संस्कृत भाषाओं की तुलना में अंग्रेजी को कई ज़्यादा उच्च स्थान प्राप्त है। यानी वो टोटल किसका समर्थक था, वो इंग्लिश एजुकेशन का समर्थक था। उसकी नज़र में इंग्लिश ही सबसे महान भाषा है, जो कि किसी व्यक्ति को डेवलप कर सकती है, किसी व्यक्ति का विकास कर सकती है और किसी व्यक्ति को उच्च पद पर पहुंचा सकती है। उसके बाद अरबी, फारसी और संस्कृत को उसने क्या बताया, लो लेवल लैंग्वेज बताया। ठीक है। इसके बाद एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय, सबसे बड़ी और फेमस लाइन जो उसकी क्या थी, एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय यानी यूरोप के एक अच्छे लाइब्रेरी की एक अलमारी का, यानी एक अलमारी, अच्छे यूरोपीय लाइब्रेरी की एक अलमारी का महत्व भारत के और अरब के संपूर्ण साहित्य से कम नहीं है। कहने का मतलब है कि जो यूरोपियन का जो लाइब्रेरीज होती हैं उनमें इतना, एक अलमारी में ही इतना ज्ञान भरा पड़ा हुआ है कि उसके बराबर का ज्ञान तो पूरे इंडियंस का, पूरे भारत की और पूरे अरब की संपूर्ण साहित्य भी उसके बराबर भी नहीं है, संपूर्ण साहित्य के बराबर से भी कम है। सोच लीजिए, मतलब उससे कम से भी कम है, उससे कुछ उसके भी मायने नहीं है। एक अलमारी के, पूरी लाइब्रेरी की अलमारी के भी बराबर नहीं है, ऐसा उसने बोला। फिर उसने क्या बोला, उसने इस प्रकार अरबी, फारसी और संस्कृति को, अरबी, फारसी और संस्कृत को अध्ययन क्षेत्र से बाहर निकालकर मैकाले ने अंग्रेजी को क्या बोला, अंग्रेजी की अपेक्षा अधिक समृद्ध बताया। उसने बोला इंग्लिश इज़ द अच्छी लैंग्वेज है, ग्लोबली कनेक्टेड, दैट मेक यू ग्लोबली कनेक्टेड। उसने बोला ऐसी लैंग्वेज है जो आपको क्या कर सकती है, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर आपको बाहर उभार कर ला सकती है। और कहना भी ठीक है, कहीं ना कहीं मैं मानती हूँ, थोड़ा बहुत इस बात को प्रमोट करती हूँ कि आप अगर इंग्लिश नहीं जानते हैं तो बहुत सी कंट्री ऐसी हैं जहाँ पे आप पहुँच जाएंगे तो आप कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, आप उनकी टेक्निक्स को नहीं सीख पाएंगे, आप उनके अंदर जो कलाएं हैं, जो उनके अंदर जो उन टेक्निक्स हैं, जो उनके पास स्किल्स हैं, उनको नहीं सीख पाएंगे अगर उनकी लैंग्वेज आपको सीखना है। अब देखिए, जो हमारे यहाँ जो क्या बोलते हैं ये लोग अंग्रेज हैं, जब इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी खोली हुई थी और ये जब भारत में आए थे तो उस टाइम जो सबसे पहला गवर्नर था, कह सकते हैं उसका नाम, सबसे पहला जो गवर्नर था, तो उसने क्या किया था, उन्होंने भी एक स्कूल खोला था, एक विश्वविद्यालय खोला था। उस विश्वविद्यालय को क्यों खोला था, ताकि वो इंडियंस की लैंग्वेज, क्योंकि वो यहाँ रहेंगे, व्यापार यहाँ करेंगे, तो उन्हें इंडियंस की लैंग्वेज आना चाहिए ना। क्योंकि जैसे ही हमारी लैंग्वेज उनके लिए डिफ़िकल्ट होगी, अगर हमारे लिए उनकी लैंग्वेज डिफ़िकल्ट है तो उनकी लैंग्वेज भी, उनको भी हमारी लैंग्वेज डिफ़िकल्ट लगेगी। अब जब वो यहाँ रहेंगे, यहाँ पे अपना साम्राज्य स्थापित करेंगे, व्यापार करेंगे यहाँ पे और भारत पर राज्य करेंगे, तो यहाँ की भाषा भी तो उन्हें आना चाहिए। तो ये बात है। अब इन्होंने बोला जिस प्रकार लैटिन और यूनानी भाषाओं से, अब दूसरा पॉइंट बोला इन्होंने, लैटिन और यूनानी लैंग्वेज से इंग्लैंड का उद्धार हुआ। ठीक है, लैटिन और यूनानी भाषाओं से इंग्लैंड और पश्चिम यूरोप की भाषाओं के रूप में पुनरुद्धार हुआ। यानी उसका कहना था लैटिन और यूनानी से इंग्लैंड के लोगों का उद्धार हुआ, वैसे ही इंग्लिश लैंग्वेज से, अंग्रेजी भाषा से भारत का उद्धार होगा। दूसरी इम्पोर्टेंट बात, नेक्स्ट चीज़ उसने बोली है, थर्ड चीज़, अंग्रेजी इस देश के शासकों की भाषा है, इस देश के शासकों की भाषा है, भारत के उच्च वर्गों द्वारा बोली जाती थी। अब उसने थोड़ा सा उसमें ही मक्खन मिश्री लगा दी, उसने बोल दिया कि जो इंग्लिश है वो यहाँ के देश के शासकों की लैंग्वेज है। उसने बोला भारत में उच्च वर्गों द्वारा बोली जाती है। उसने बोला जो बड़े बड़े हाई प्रोफाइल लोग हैं, जिनके बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, या फिर जो कुछ उच्च पद ग्रहण करना चाहते हैं, या जो अपने आप को डेवलप करना चाहते हैं, जो बड़े बड़े लोग बाग हैं, अमीर लोग हैं,
उनके द्वारा बोली जाती है। ऐसा नहीं है कि भारत के लोग इंग्लिश नहीं जानते हैं, लेकिन हाई प्रोफाइल लोग जानते हैं, और छोटे मोटे लोग तो जो इंग्लिश जानते हैं उनको भी बहुत बड़ा आप इंग्लिश जानते हो, बहुत बड़ी बात है। हालांकि इंग्लिश कोई बड़ी बात नहीं, इंग्लिश इसलिए बड़ी बात नहीं है क्योंकि इंग्लिश भी तो भाषा है, सेकेंडरी लैंग्वेज से ही। हमारी मातृभाषा मदर टंग हमारी हिंदी है, तो वो हमारी सेकंड लैंग्वेज हो गई। जैसे हम लोग अपनी मदर टंग को बिना एफर्ट के ऐसे ही सीख जाते हैं। भाई मम्मी ने बोला पानी लाओ, तो हमने सीख लिया कि हमें जब पानी चाहिए तो हम बोलेंगे पानी लाओ। तो ये सब चीज़ें हम अपने यहाँ सीख जाते हैं। ऐसे इंग्लैंड में रहने वाले लोग भी अपनी भाषा को बोलते बोलते सीख जाते हैं। तो ये बात हुई। अब नेक्स्ट देखते हैं 4th पॉइंट। भारतवासी अरब और संस्कृत की शिक्षा की अपेक्षा अंग्रेजी की शिक्षा के लिए अधिक इच्छुक है। और दूसरी बात उसने एक बोल दी कि इंडियंस लोग भी चाहते हैं कि वो अरबी लैंग्वेज और संस्कृत की जगह पे इंग्लिश को सीखें, वो भी इंटरेस्टेड हैं। ये बोल दिया उसने, अपनी तरफ से बोल दिया। फिर क्या है, नेक्स्ट पॉइंट बोला भारतवासियों को अंग्रेजी का अच्छा विद्वान बनाया जा सकता है। और नेक्स्ट बात बोल दी कि इंडियंस लोग भी इंग्लिश के बड़े प्रकांड विद्वान स्कॉलर बन सकते हैं अगर वो इस दिशा में प्रयास करें, यानी वो कोशिश करें इंग्लिश सीखने की, तो वो भी एक इंग्लिश के प्रकांड विद्वान बन सकते हैं। नेक्स्ट क्या बोला उसने, 6th पॉइंट में बोला अंग्रेजी की शिक्षा द्वारा इस देश में ऐसे वर्ग का निर्माण, उसने बोला एक नए वर्ग का निर्माण होगा। पहले क्या होता था भाई, हमारे यहाँ सूत काटना हुआ, ठीक है, उसके बाद वस्त्र निर्माण करना हुआ, खेती करना हुआ, जो मुख्य व्यवसाय रहा ही है शुरू से ही। अभी भी 51% खेती में ही लोग बिजी हैं। इसके साथ ही साथ कुछ लोग क्या करते हैं, हमारे लघु उद्योग हुए और इन सब चीज़ों में बिजी रहते हैं। उनको बहुत से लोग थे जो उस टाइम अवेयर नहीं थे, और जो क्या कह सकते हैं, बहुत ही कम % लोग थे जो गवर्नमेंट जॉब करना चाहते थे, ठीक है। तो वो अपने आप को संपन्न समझा करते थे। तो उसने कहा कि ऐसे लोगों का निर्माण हो जाएगा, ऐसा एक वर्ग बन जाएगा आपका जो रंग, और सबसे मेन बात उसने बोला कि ऐसे लोगों का निर्माण हो जाएगा जो, उसके पीछे का राज ये था, जो रक्त और रंग से भले ही इंडियन हो, बट इंटरेस्ट से, विचारों से, नैतिकता से, हर चीज़ से पूरी तरह से वो क्या होंगे, अंग्रेज होंगे। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन थी जो मैकॉले की, वो क्या थी कि ऐसा एक वर्ग हमारे पास बनकर आ जाएगा जो क्या होगा, रंग रूप से और रुधिर से, रक्त से इंडियंस होंगे, बट विचारों से, सोच से और डेवलपमेंट की दृष्टि से क्या होंगे वो लोग, वो अंग्रेज होंगे। ऐसे वर्ग का निर्माण हो जाएगा। फिर नेक्स्ट बात क्या बोली उसने, नेक्स्ट बात बोली कि उपयुक्त तर्कों के आधार पर ये यहाँ की बात ख़त्म हो गई, ठीक है। अब उसने क्या बोला कि मैकॉले ने कहा अंग्रेजी पश्चिम की भाषाओं में भी सर्वोपरि। उसने बोला जो वेस्टर्न लैंग्वेज है उसमें भी सबसे ज़्यादा इंग्लिश क्या है, बहुत ही सर्वोत्तम लैंग्वेज है। जो व्यक्ति अंग्रेजी जानता है वह विशाल ज्ञान को सुगमता से प्राप्त कर सकता है। यानी उसने बोला कि इंग्लिश जो जानता है वही पढ़ा लिखा है उसकी नज़र में, जिसकी विश्व का सबसे बुद्धिमान जातियों में रचना की है। ज्ञान भंडार को सुगमता से प्राप्त कर लेता है, जिसकी यानी कि ये सोच लीजिए आप इंग्लिश नहीं जानते हैं तो बड़ी बड़ी चीज़ें जो दी हुई हैं, बड़ी बड़ी जो हमारे बड़े बड़े ज्ञान का सोर्स कह सकते हैं कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो हमारे पास पड़ी हुई है उसको भी यूटिलाइज़ नहीं कर पाएगा व्यक्ति। वो व्यक्ति जो इंग्लिश को नहीं जानता है वो भी उसको नहीं यूटिलाइज़ यानी उपयोग नहीं कर पाएगा, वो भी ज्ञान अर्जित नहीं कर पाएगा अगर वो इंग्लिश नहीं जानता है। तो वही कहने का मतलब है कि वो ब्रिटिश लोगों की स्किल्स हैं या फिर नई नई कौशल नहीं सीख पाएगा, नई नई टेक्निक्स नहीं सीख पाएगा, कार्य करने की विधियाँ नहीं सीख पाएगा, ये सब चीज़ों से पिछड़ जाएगा वो। आगे देखते हैं मैकॉले के विवरण पत्र की आलोचना। अब यहाँ पे हम लोग क्रिटिसिज्म देखते हैं, किसका, मैकॉले मिनट का क्रिटिसिज्म देखते हैं। मैकॉले मिनट में क्या कहा गया, मैकॉले के विवरण के क्या कहा मैकॉले मिनट में, दोष, इसका क्रिटिसिज्म देखना है, क्रिटिक देखते हैं हम इसका। मैकॉले के विवरण पत्र के जो क्रिटिक है, पहला क्रिटिक है विदेशी भाषा द्वारा पाश्चात्य सभ्यता का भारतीय जनमानस पर थोपना। सबसे बड़ी बात उसने क्या कहा, इंडियंस लोग इंटरेस्टेड ही नहीं थे, वो अपने आप में लिमिटेड थे, उनके अंदर इतना चालूपंती नहीं थी कि वो किसी दूसरे की कंट्री में पहुंच जाएं और वहाँ पे अपना साम्राज्य विस्थापित कर लें और वहाँ के लोगों को अपनी उंगलियों पे नचाएं और वहाँ के लोगों को अपनी कल्चर ज़बरदस्ती थोपें। इतने एक्सपर्ट नहीं थे इंडियन लोग।
और जबकि ये जो ब्रिटिशर्स लोग थे, इन लोगों की यही नीति थी और यही चीज़ थी कि ये अपनी कल्चर्स को, अपनी लैंग्वेज को इंडियंस लोग पे क्या कर रहे थे, थोपने का प्रयास कर रहे थे। ये एक बात हुई। सेकंड देखते हैं, भारतीय भाषाओं का अपमान अवहेलना। वो क्या, उसने सबसे गंदे गंदे वर्ड यूज़ किए इंडियन लैंग्वेज के लिए कि उसने बोला भारतीय भाषाएं क्या अविकसित और गंवारू हैं, निकम्मी होने का भी आरोप लगाया और अपमान की दृष्टि से उन्हें देखा। भारतीय भाषाओं का विकास भी इससे रुक गया, यानी लोग अपने आप में सोचने लगे क्या ज़रूरी, क्या ऐसा सही तो नहीं है कि हमारी जो लैंग्वेज है, इंडियन कल्चर है, इंडियन लैंग्वेजेस हैं, इंडियंस की जो कह सकते हैं चीज़ें हैं, वो क्या सही में इतनी गंवारू हैं, उनका ज्ञान इतना गंवारू है। ठीक है। थर्ड, भारतीय संस्कृति एवं धर्म का अपमान। अब उसने इंडियन कल्चर को भी और इंडियन रिलीजन को भी, जो भारत देश जिसमें कितने धर्म के लोग, कितने ही जाति के लोग, कितने ही संस्कृति के लोग एक साथ रहते हैं, एकता के साथ, कह सकते हैं असमानता में समानता भारत की सबसे बड़ी पहचान है। तो मैकाले ने प्राच्य साहित्य को यूरोप की किसी एक पुस्तकालय की अलमारी के बराबर मानकर भारतीय संस्कृति और धर्म की, कह सकते हैं, हमारे देखिए हमारे यहाँ कितने बड़े बड़े कालिदास हुए और रामचरितमानस, रामायण, तुलसीदास, कितने बड़े कबीरदास, कितने बड़े बड़े विद्वान कह सकते हैं साहित्यकार हुए। उन सब की उसने अवहेलना कर बोला कि आपकी जितनी नॉलेज है वो यूरोप के पुस्तकालय की एक अलमारी के भी बराबर नहीं है, उसके भी बराबर नहीं है, इतना भी नॉलेज आप लोग के पास नहीं है। उसका कहने का मतलब ये था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, एक नए वर्ग का निर्माण। मैकॉले ने अपने विवरण पत्र में लिखा हमें भारत में एक ऐसा वर्ग बनाना चाहिए। उसने जो 10 जून 1834 को जो वो आया था भारत में, उसने अपना जो विवरण पत्र, जब उससे लॉर्ड माउंटबेटन ने उससे बोला था कि तुम जाके क्या लेकर आओ, इंडियंस के लिए क्या करना है तुम्हें, इंडियन के लिए तुम्हें शिक्षा का तुम्हें अवलोकन करना है। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, अवलोकन करने के बाद तुम्हें शिक्षा पर क्या कितनी कमियां हैं, क्या कैसा शिक्षा के क्षेत्र में होना चाहिए, उसमें सुधार करना है। तो ये करने के लिए जब उसे 1835 को विज्ञप्ति जारी की गई, उसने जो सर्वोत्कृष्ट प्रयास किए और अंग्रेजी शिक्षा के लिए ही किया जा सकता, उसने सीधा सीधा बोल दिया, शब्दों में व्यक्त किया कि अपने ही शब्दों में उसने व्यक्त किया कि शिक्षा के लिए निर्धारित धन का सर्वोच्च प्रयास केवल इंग्लिश पर ही किया जा सकता। और उसकी, क्योंकि वो इंग्लिश का विद्वान था और अंग्रेजी कल्चर का बहुत ही बड़ा प्रकांड विद्वान और अंग्रेजी संस्कृति का और अंग्रेजी सभ्यता को मानने वाला था, अंग्रेजी लैंग्वेज का प्रकांड विद्वान था, तो वो इंग्लिश को ही प्रमोट करेगा। तो ऐसी बात हुई। तो फिर क्या हुआ, तो जब उसने अपना सामने ला कर दिया तो उसने इस तरीके से बिहेव किया, यानी इस तरीके से इंडियंस को क्रिटिसाइज़ किया, इंडियन को लोअर बताया और अपने आप को हायर बताया। फिर उसने बोला हमें ऐसा वर्ग चाहिए, फोर्थ पॉइंट में उसने बोला हमें ऐसा वर्ग चाहिए जो रक्त और रंग से, यानी रूप रंग से और खून से तो इंडियन हो, बस विचारों से, संस्कृति से, सोच से, दिमाग से, हर चीज़ से क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए ब्रिटिश होना चाहिए, यानी वो अंग्रेज होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति चाहिए थे उसे राज्य चलाने के लिए। उसे ऐसे दिमाग के लोगों की ज़रूरत थी जो क्या हो, रंग रूप से भारतीय बने रहे, नो इफेक्ट, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो पूरी तरह से उसे ब्रिटिश लोग चाहिए थे, पूरी तरफ से अंग्रेज लोग चाहिए थे उसे। ठीक है, यानी वो कुल मिला के अपनी जो संस्कृति है, सभ्यता है, उसको प्रमोट करना चाहता था, तो उसे अपने ही टाइप के लोग चाहिए पड़ेंगे ना उसके लिए। तो शिक्षित वर्ग और एवं जन साधारण के बीच खाई उत्पन्न करना। अब ये फिफ्थ पॉइंट है। उसने कुछ लोगों को इस तरीके की बात कही जब कि मतलब ऐसे लोगों को ही ज़्यादा कह सकते हैं ज़्यादा अवसर मिलेंगे नौकरी करने के, ज़्यादा उनको ज़्यादा आगे हर चीज़ में उनको डेवलप्ड किया जाएगा, उन पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा जो कि इंग्लिश जानते होंगे। तो ऐसे में उसने क्या किया, क्योंकि बहुत गरीब लोग हैं, जो गरीब लोग हैं वो तो एफर्ट नहीं कर सकते भाई इंग्लिश सीखें, इंग्लिश स्कूल में जाएं, और इंग्लिश उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है क्योंकि उनकी मातृभाषा तो हिंदी है। जिनकी मातृभाषा इंग्लिश है उनके लिए इंग्लिश जी, और हमारी मातृभाषा हिंदी है तो हमारे लिए हिंदी ईजी है, तो वो हमारी फर्स्ट लैंग्वेज है। तो हुआ क्या, तो जब हाई लेवल लोग हैं और लोअर लेवल लोग हैं उनके बीच में एक खाई पैदा हो गई, क्योंकि वो इतना एफर्ट नहीं कर सकते, ना तो
भारत में जनसंख्या तो हमेशा से ही ज़्यादा रही है, उसके साथ साथ बेरोजगारी भी रही है, उसके साथ साथ अशिक्षा भी कहीं ना कहीं रही है। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं, और परिवार नियोजन का अभाव भी रहा है। तो इन सब चीज़ों की वजह से क्या होता था कि लोग बाग इतना पढ़ लिख नहीं पाते थे, और ना ही वो अच्छे अच्छे पदों पर जाने के बारे में सोच पाते थे। वो केवल अपना जीवन यापन करने के विषय में ही सोच पाते थे। तो उस स्थिति में क्या हुआ करता था, जो बड़े बड़े व्यक्ति थे, जो ज़्यादा कमाते थे या जो रिच पीपल थे, वो लोग क्या करते थे, वो तो उसने तो ठीक समझा कि हाँ ठीक है भाई, हम तो इंग्लिश सीख लेंगे, और इंग्लिश सीख लेंगे तो हमें भी बढ़िया अच्छे अच्छे पदों पे नौकरी मिलेगी, और उसके साथ ही साथ हम हमारी वैल्यू भी समाज में ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो लोअर क्लास लोगों और हायर क्लास लोगों के बीच में क्या बन गई, एक खाई उत्पन्न हो गई, यानी भेदभाव उत्पन्न उसने कर दिया। किसके थ्रू? लैंग्वेज के थ्रू। जबकि भारत में भेदभाव होते हुए भी अनेकता में एकता है। तो निम्न स्तर तक पहुँच। चलिए नेक्स्ट 6 पॉइंट देखते हैं, भारत की धार्मिक एकता को नष्ट करने का प्रयास। जो हमारी रिलीजियस यूनिटी है, उसको भी उसने हर्ट करने का एफर्ट किया। मैकॉले धार्मिक तटस्थता की नीति का दावा अवश्य करता था। उसने ये बोला कि हम किसी धर्म जाति के आधार पर कोई डिसीजन नहीं ले रहे हैं। वो ऐसा बोलता था कि भाई हम किसी एक धर्म को समर्थन नहीं दे रहे हैं। इसके बावजूद भी उसने क्या किया, लेकिन वो ये उसके बोलने के शब्द थे, लेकिन अंदर से उसकी जो नीति थी, उसकी जो पॉलिसी थी, लेकिन उसकी आंतरिक नीति का अनुमान तब होगा जब 1836 में, यानी वो कहता था कि हम सभी धर्मों को मानते हैं, लेकिन जब 1836 में उसने अपने पिता को एक पत्र लिखा और उसमें बोला, मेरा दृढ़ विश्वास है कि यदि हमारी शिक्षा की यह नीति सफल हो गई तो 30 वर्ष के अंदर बंगाल के उच्च घराने में एक भी मूर्ति पूजक शेष ना रहेगा। उसने अपने पिता को जब पत्र लिखा तो उसमें ये लिखा कि 30 वर्ष के अंदर अगर ये उसकी जो मैकाले मिनट्स है जो सफल हो गई, तो उसमें क्या होगा कि एक भी बंगाल में एक भी मूर्ति पूजक नहीं बचेगा, यानी मूर्ति पूजा करने वाला नहीं बनेगा। बल्कि भारत इन सब चीज़ों को ध्यान नहीं देता है। तो ये इसकी क्रिटिक था, यानी इसका आलोचनात्मक व्याख्यान था कि ऐसी ऐसी उसकी मंशा थी, उसके विचार थे, उसका अंदर की भावनाएं इस तरीके की थी। और उसके साथ ही साथ मैंने इसमें डिस्कस नहीं किया हुआ है, इसमें डिस्कस नहीं किया। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो मैकॉले का जो निस्पंदन सिद्धांत है, निस्पंदन सिद्धांत जिसे बोलते हैं छनाई का सिद्धांत, ऐसा भी उसने एक थ्योरी दी हुई थी, जिसमें मैं शॉर्ट में आप लोगों को बता देती हूँ कि ऐसा भी उसने एक थ्योरी दी थी, जिसमें उसका कहने का तात्पर्य ये था कि जो शिक्षा रहेगी वो उच्च लोगों को बस प्रोवाइड करवा दो, यानी बड़े बड़े जो पैसे वाले लोग हैं उनको एजुकेशन दे दो, और वही यूज़ करेंगे तो छोटे मोटे लोगों के पास तो पहुंच ही जाएगी। जैसे मैंने आपसे, जैसे कोई पढ़ा लिखा इंसान आया और उसने अनपढ़ लोगों के सामने बोला मे आई कम इन, क्लास के जो बच्चे छोटे मोटे मे आई कम इन बोला, या आई वांट टू ड्रिंक वाटर, इस तरीके के बोला, या फिर बोला कि गिव मी सम वाटर, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, इस तरीके की चीज़ें बोलेंगे तो वो लोग रट रट के, छोटे मोटे लोग तो सीख ही जाएंगे, उनको सिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यानी कि हायर लोगों से छन छन के शिक्षा, छन छन से के ज्ञान लोअर लोगों तक तो अपने आप पहुंच ही जाएगा, और लोअर लोगों को हमें पढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। लोअर लोग जैसे हैं वो वैसे ही ठीक हैं, निचले स्तर के लोग जो जैसे हैं वो वैसे ही ठीक हैं, उनको पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। तो इसी थ्योरी को, मैकॉले की इसी थ्योरी को क्या बोला गया है, निस्पंदन का सिद्धांत, जिसे हम लोग बोलते हैं छनाई का सिद्धांत। तो ये उसने निस्पंदन थ्योरी भी दी थी। आगे हम लोग एक वीडियो और बनाएंगे, एक वीडियो में और डिस्कस करेंगे कि इस थ्योरी में और जो मैकॉले हैं उनके और क्या विचार थे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और आपको कैसी लगी है ये वीडियो आप अपना कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हम इस तरीके की ही कुछ अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। तो आप बस आवश्यकता है आपके सपोर्ट की, और वो सपोर्ट आप चैनल को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक एंड शेयर करके हमें अपना सहयोग दे सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स, बाय बाय, टेक केयर।